3,500 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल लिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का देश देख लिया, लोगों से मिले। निश्चित तौर पर राहुल गांधी में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान वो बदलाव देखने को मिल रहा था। लेकिन आज भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहला मौका था जब संसद में गरजने का मौका मिला राहुल गांधी को। मुद्दे बहुत सारे हो गए थे, खासतौर पर एक ऐसा मुद्दा जिसको वो पिछले काफ़ी समय से उठा रहे हैं, हम दो हमारे दो जैसे जुमले वो कहते रहे हैं। गौतम अडानी का मुद्दा उठाया आज, लेकिन इसके अलावा भी कई अहम मुद्दे रहे जिसको राहुल गांधी ने संसद में आज रखा है। राहुल गांधी में कितना बदलाव आया है, विपक्ष की कितनी बड़ी उम्मीद वो बन सकते हैं, जैसी कई अहम बातें हैं जिन पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। सुमित जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत एक बेसिक सवाल से करना चाहूँगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने बहुत कुछ सीखा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी जब निकलता है लोगों के बीच जाता है तो उनके तेवर जो दिख रहे हैं, जो मैंने पहले कहा, सिर्फ अपीयरेंस वाइज नहीं कि वो दाढ़ी बढ़ गई और गंभीर दिख रहे हैं, उनका जो बोलने का अंदाज है। आप देखिए राहुल गांधी जो संसद में पहले कभी बोले होंगे हाल के समय में, मैं तो हल्ला बोल रैली को याद करता हूँ जो रामलीला मैदान में हुई थी, बिल्कुल भारत जोड़ो यात्रा से शुरुआत, और आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, आपको कितना फर्क लगता है उनके तेवरों में, और ये क्या कितनी सकारात्मकता है इसमें विपक्ष के लिए? देखिए, राहुल गांधी का मनोबल ऊंचा है, इस वक्त उनका हौसला बढ़ा हुआ है, इसीलिए राहुल गांधी इस वक्त जो हैं वो पहले से अलग साउंड कर रहे हैं। लेकिन बहुत ही ईमानदारी से बताऊं प्रवीण, तो मुझे बहुत अंतर नहीं लगा। राहुल गांधी इस तरह के मुद्दे, अडानी का नाम लेकर लगातार पीएम मोदी पर हमले करते रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, आज से नहीं बीते 4-5 साल से वही काम कर रहे हैं। इसीलिए सूट बूट की सरकार, इसीलिए हम दो हमारे दो, ये सब जुमले, ये सब नारे वहीं से निकल कर आए। लेकिन हाँ, आपने क्योंकि स्पेसिफिकली राहुल गांधी के मिजाज के बारे में, उनके तेवरों के बारे में पूछा है, तो जो कुछ आज संसद में हुआ, जिस अंदाज में राहुल करीब 45-50 मिनट तक बोले हैं, और उनके तेवर, उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो कॉन्फिडेंस था, वो लबरेज थे, वो पूरे मतलब कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, और यही चीज़ कांग्रेस पार्टी चाहती थी। तो कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए इंडिविजुअली ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन इस पॉजिटिव साइन का कितना फायदा विपक्षी एकता को मिलेगा, या इससे विपक्षी एकता बिखर जाएगी, क्योंकि भाई नीतीश, ममता, शरद पवार, अखिलेश, तेजस्वी, सबके अपने अपने एस्पिरेशंस हैं, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और वो देखें कि राहुल गांधी मजबूत हो रहे हैं और वो पीछे छूट रहे हैं, तो ये गड़बड़ा भी सकता है। राहुल का कार्यकर्ता बनना, तो अगर उन्हें पसंद होता तो ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर क्यों जाती, शरद पवार अपनी एनसीपी क्यों बनाते, तो ये बात बिल्कुल सही है। और ये क्षत्रप जो ताकतवर हुए, हम इस पर कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये तभी हुए ना जब कांग्रेस कमजोर हुई है। तो कांग्रेस को मजबूत करके अपनी ताकत को कम करना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें राहुल गांधी में आए बदलावों की, तो आप देखिए अडानी का मुद्दा, मुझे याद है कल भी वो कह रहे थे कि 2-3 साल से मैं कहता आया हूं, हम दो हमारे दो की बात है। अडानी पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 3 महीने 3,500 किलोमीटर वो मुद्दा छोड़ा नहीं उन्होंने। ये क्या स्ट्रैटेजिकल लगता है आपको? उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है, राहुल गांधी को समझ में आ गया कि कोई एक चीज पकड़ लो और उस मुद्दे को उठाते रहो, बखूबी मुद्दे को भुनाना सीख गए क्या वो? राहुल गांधी ने ये काम राफेल के साथ भी किया था। राफेल का जब सो कॉल्ड कथित तौर पर स्कैम कांग्रेस पार्टी निकाल कर लाई, उन्होंने बहुत चिपकाने की कोशिश की कि नरेंद्र मोदी करप्ट हैं, उन्होंने राफेल की गलत डील कर ली है फ्रांस के साथ। लेकिन अंत में हुआ क्या था? 19 के चुनाव में राफेल का मुद्दा धरा का धरा रह गया। अंततः को बीजेपी चुनाव जीती, प्रधानमंत्री के दामन पर दाग नहीं लगा, मोदी के दामन पर कोई दाग नहीं लगा पाए। ऐसे ही आपने बिल्कुल ठीक कहा प्रवीण, इस बात से मैं 100% सहमत हूं। एक मुद्दा चाहिए कांग्रेस पार्टी को और खासकर विपक्ष को, जो वो चिपका सकें नरेंद्र मोदी के नाम पे। और उनको लगता है कि अडानी का मामला ऐसा है, क्योंकि अडानी पर वे पिछले 3-4 साल से बोल रहे हैं, और आज की तारीख में जो अडानी के स्टॉक्स की हालत है, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, वो ये इशारा करती है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लग रहा है कि वो जो बात कह रहे थे वो सच साबित हो रही है। तो इन परिस्थितियों में राहुल गांधी इस पूरे मामले को भुनाना चाहते हैं, चिपका देना चाहते हैं, और उनको अब चुनाव भी दिखाई दे रहे हैं। इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, कश्मीर में हो गया तो 10 राज्य हो जाएंगे, अगले साल आम लोकसभा चुनाव है। तो उनको लग रहा है कि ये चुनावी बिसात जो बिछी हुई है, इस पर अगर मैं अडानी को मोदी के साथ चिपका दूं और ये साबित कर दूं कि मोदी तो कैपिटलिस्ट के साथ है, मोदी तो पूंजीपतियों के साथ है, मोदी गरीबों के साथ नहीं है, तो शायद मेरे चुनाव में कुछ बीजेपी को डैमेज कर पाए। पर मेरा फिर वही कहना है कि ये आज हम फरवरी के महीने में बात कर रहे हैं, अभी इस कैंपेन को उनको 1.25 साल जिंदा रखना है। क्या वो कर पाएंगे? और मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूं, मैंने यही अमर उजाला के पिछले कार्यक्रम में आपके साथ की थी कि बीजेपी कोई बच्चों वाली पार्टी नहीं है। अभी तो वो आपके हथियार निकलने दे रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से तरकश में तीर हैं। जब उनकी तरफ से पलटवार आएगा, उसकी क्या तैयारी है कांग्रेस पार्टी के पास, राहुल गांधी के पास, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा।
आपने ये जो मुद्दों की बात की, अग्निवीर और पेंशनधारियों का मुद्दा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदानी मुद्दे को उठा रहे हैं, ये एक मुद्दा था, ये तो अभी मामला गर्मा गया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद में फिर ये ऐसा हुआ कि एक तरीके से फायदा हो गया विपक्ष को। विपक्ष जिस मुद्दे को उठा रहा था वो मुद्दा अपने आप भी उठता दिखाई दिया, संसद में घेराव करने का मौका मिल गया, सड़क पर घेराव करने का मौका। लेकिन अग्निवीर का मुद्दा भी उठा रहे हैं, पेंशनधारियों का मुद्दा भी उठा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी एक मुद्दे के भरोसे राहुल गांधी। क्या आपको लगता है कि विपक्ष के पास मजबूती से ये मुद्दे हैं, या जैसा आपने कहा काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास शायद ज्यादा बड़े मुद्दे हों, या जनता को ये मुद्दे कितने प्रभावित कर पाएंगे, खासतौर पर अग्निवीर का जैसे मुद्दा ये बार बार उठाया जा रहा है? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी कह रहे थे भारत जोड़ो यात्रा में जहां गया लोग इसके बारे में बात करते दिखाई दिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहीं महंगाई बेरोजगारी की बात सुनने को नहीं मिली, और इससे वो अग्निवीर को जोड़ रहे थे? कितना इंपैक्टफुल लगता है आपको मुद्दा? देखिए प्रवीण, एक मुद्दे से काम नहीं चलेगा। जब आपको चुनाव जीतना होता है ना, कई सारे मुद्दे चाहिए होते हैं, एक धुरी होती है, उसके आसपास बहुत से मुद्दे चाहिए होते हैं चिपकाने के लिए कि ये आदमी जो है, फॉर एग्जांपल मोदी के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कहती है कि ये एरोगेंट है, ये अपनी ही सुनते हैं, इनकी पार्टी के लोग की भी नहीं सुनते हैं। ये हम दो हमारे दो का नारा क्यों आया कि मोदी अमित शाह अडानी अंबानी, ये दो, बाकी पार्टी जो है वो नेपथ्य में चली गई, ये संघ परिवार शून्य हो गया। राहुल गांधी बार बार ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मोदी अपने आगे किसी की सुनते नहीं है। पर मेरा सवाल ये है कि आप अडानी का मामला उठा लीजिए, आप अग्निवीर का मामला उठा लीजिए, आप ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर लीजिए, ऐसे कई सारे मुद्दे पे जब आप एक साथ हमला करेंगे तभी आप मोदी की छवि को डैमेज कर सकते हैं। मोदी नो डाउटेडली आज की तारीख में इस वक्त भी कांग्रेस भारत के सबसे लोकप्रिय नेता है, और इतने लोकप्रिय नेता हैं कि राहुल गांधी के साथ अगर आप तुलना करने जाएंगे तो एक 60-70% पे बैठा हुआ और एक 15-20% पे बैठा हुआ है, जो सी वोटर का सर्वे भी रिसेंटली मैंने देखा कहीं पे। तो जाहिर तौर पर उस इमेज को डैमेज करने के लिए राहुल गांधी को और मुद्दे चाहिए। और जो आपने अग्निवीर और ओल्ड पेंशन की बात की है, मैं भी इसका जिक्र करना चाहूंगा। ओल्ड पेंशन स्कीम बीजेपी के गले की फांस है। बीजेपी को तय करना पड़ेगा कि ओपीएस पे स्टैंड क्या लेना है। हिमाचल प्रदेश का चुनाव ओपीएस ने बदला और बीजेपी ने, कांग्रेस हर राज्य में अभी जितने विधानसभा चुनाव होंगे उनमें लेकर जाएगी, बिल्कुल बोलेगी, चीख चीख के बोलेगी, और वो जानते हैं कि बीजेपी इस पर कमिटमेंट नहीं दे पा रही है। तो बीजेपी को एक कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, या ये कहना पड़ेगा कि हम ओपीएस लाने के हक में हैं। पर ओपीएस लेकर आते हैं तो सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता है, सरकार के पास वैसे ही पैसा नहीं। सरकार बहुत सी ऐसी स्कीम्स चला रही है जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात है, उनके अकाउंट में पैसा देने की बात है। सरकार को पैसे की जरूरत है, अगर वो पैसा पेंशन स्कीम के जरिए भी देने लगेगी तो सरकार को बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए सरकार वहां पर नॉन कमिटल दिखाई दी हिमाचल प्रदेश में और मुंह की खाई। इसी तरीके से अग्निवीर का मामला है। अग्निवीर में 4 साल के लिए अगर आप फौज में भर्ती हो रहे हैं तो 4 साल के बाद आपका क्या होगा, यह बहुत बड़ा शून्य है। आप 18, 19, 20 साल की नौकरी में मान लीजिए अग्निवीर बन जाते हैं भारतीय सेना में, और जब आप 24 साल के निकल कर आते हैं, 25 साल के निकल कर आते हैं, तो आपकी तो अभी अगली कम से कम 50-60 साल का जीवन बाकी है। उन 50-60 साल में आप क्या करेंगे? ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अग्निवीरों को प्रेफरेंस दिया जाएगा सरकारी नौकरियों में। जो बात राहुल गांधी ने कही और तमाम विपक्षी नेताओं ने कही प्रवीण, कि अग्निवीर जो हैं वो गार्ड बन जाएंगे। और जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल भी हुआ था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा, बीजेपी के दफ्तर में गार्ड का काम करेंगे। तो ये जो चीजें चिपक रही है बीजेपी के ऊपर, इससे उनको निजात पाने की ढूंढना पड़ेगा तरीकों। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि देखिए आज जो हुआ उसमें अदानी बहुत छाए रहे, और अचानक से ये मुद्दा जो है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में उठा है। लेकिन आज जब तस्वीरें दिखा रहे थे तो ये भी देखा मैंने, किरण रिजिजू हैं, मेघवाल हैं, रविशंकर, इन सब लोगों ने विरोध किया कि ये बात गलत है। और आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि क्या पीएम मोदी की इमेज को सीधे, ये क्योंकि सिर्फ अदानी से परेशानी नहीं है, अदानी का पीएम मोदी से क्या रिश्ता है, वो आपस में कैसे जुड़े हुए, इसको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। और उनकी जो वो एक फकीर वाली एक इमेज उन्होंने रखी, और एक ये कारपोरेट के साथ दोस्ती वाली, तो क्या सीधे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज को टारगेट करना चाह रहे हैं राहुल गांधी, और इसमें कितनी कामयाबी इससे मिल रही है? देखिए, यही पर्पस है। अडानी से दुश्मनी नहीं है कांग्रेस पार्टी की। भाई कांग्रेस के जमाने में अडानी को शुरुआत होती है, कांग्रेस के जमाने में स्मृति ईरानी का आज वो बयान भी आया है कि आप ये चेक करिए कि यूपीए ने कितनी मदद करी, और राजस्थान में अशोक गहलोत कैसे अभी उनके साथ एमओयू जो मुंद्रा पोर्ट, जो सबसे बड़ी सक्सेस की वजह रही अडानी की, वो कांग्रेस के शासन में मिला। केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में नरसिम्हा राव की सरकार थी, 91-92 की बात है ये। तो अडानी का जो आगे बढ़े हैं या उन्होंने बिजनेस जो पैर जमाए भारतीय उद्योग जगत में, उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका रही है। अभी
राजस्थान में उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला। अशोक गहलोत के साथ मंच शेयर कर रहे थे गौतम अडानी, मुश्किल से 1 महीने पहले की बात है जब वहां कोई समिट चल रही थी, इन्वेस्टर समिट टाइप। तो ये अडानी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत मोदी से है। और ये बात माननी चाहिए कि मोदी की छवि को डैमेज करने के लिए राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कामयाब नहीं मिले हैं। आपको मैं याद दिलाऊं, जब ये हिंडनबर्ग का मामला चल रहा था और संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने डे 1 पे जो बयान दिया था, मेरे ख्याल से ये सोमवार की बात है अगर मैं दिन ठीक से याद कर रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अडानी का नाम नहीं लिया, वो अडानी के, जब राहुल गांधी कश्मीर में फंस गए थे, लौट नहीं पाए थे यहाँ, उन्होंने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि इन दोनों के बीच क्या है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये उहापोह है कि हम अडानी का नाम ले कि नहीं ले, क्योंकि अडानी का प्रोजेक्ट केरल में भी चल रहा है, अडानी के प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में भी है, अडानी के प्रोजेक्ट राजस्थान में भी है। तो ऐसा ना हो कि अडानी नाराज होकर चला जाए, अडानी का छोड़ के चला गया तो हमारी सरकार पर धब्बा लग जाएगा कि इतने लोग बेरोजगार हो गए या इतना बड़ा हम संभाल नहीं पाए। इसीलिए वो सिर्फ मोदी की छवि को हमला करने के लिए राहुल गांधी बात कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐड करना, एक चीज और जोड़ दूंगा मैं, फिर आप आगे बढ़िएगा। कांग्रेस पार्टी ने भी इंदिरा गांधी के वक्त में हमने देखा, पंडित नेहरू के समय में देखा, उनके भी पसंदीदा उद्योगपति रहे हैं। टाटा बिरला, क्यों टाटा बिरला बने मुझे बताने की जरूरत नहीं है। धीरूभाई अंबानी कैसे पेट्रोल पंप के पेट्रोल डालने वाले से लेकर इतना बड़ा अंबानी एम्पायर रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा किया, कैसे किया। कहीं ना कहीं सरकारों को उद्योगपतियों की जरूरत पड़ती है और हर सरकारों ने किया है। क्या गौतम अडानी के साथ जाती हुई, क्या गौतम अडानी के शेयर जो अचानक बढ़े उसकी जांच होनी चाहिए। मैं पुरजोर तरीके से इस बात को कहता हूं कि सेबी की भूमिका पे जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी जो है ये सारी जिम्मेदारी उसकी है, मार्केट रेगुलेटर का काम उसका है। अगर किसी शेयर की कीमत 900, 1000, 1200 होनी चाहिए तो वो कैसे 4, 4,500 पे चला गया अचानक इस 1.5-2 साल के अंदर। तो सेबी क्या कर रही थी, सेबी के रेगुलेटर्स क्या कर रहे थे। तो अगर अडानी को फायदा पहुंचाया गया है, अगर उसमें प्रधानमंत्री का रोल है या उसके अंदर बीजेपी का रोल है, तो वो जांच होनी चाहिए, पर वो जांच के बाद ही साफ होगा। राहुल गांधी इसी का फायदा उठा रहे हैं, जब तक जांच नहीं हो रही है तब तक चिपका के रख दो। हो सकता है जांच के बाद, राफेल में देखा हमने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी बीजेपी को। जी, तो आपको कौन कौन सी ऐसी जेन्युइन बातें लगती? देखिए, कुछ तो है कि राजनीतिक मुद्दे होते, हर बार विपक्ष में रहकर सवाल करना आसान होता है, सत्ता पक्ष को हमेशा जवाबदेही ज्यादा होती है। जब ये सत्ता में थे तो इनके ऊपर कितने बड़े बड़े आरोप लगते रहे और बहुत आसान था बीजेपी के लिए तब सवाल, लेकिन आज बीजेपी सत्ता पक्ष में है और कांग्रेस के लिए सवाल पूछना आसान हो। कौन से सवाल जेन्युइन लगते हैं आपको? लगता है ये भारी पड़ सकते हैं या ये सवाल हैं जो आगे तक 2023 और 2024 के चुनाव को इंपैक्ट कर सकते हैं बीजेपी के लिए? बीजेपी के सामने सवाल जो कांग्रेस या विपक्ष उठा रहा है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं कि 2013-14 में गौतम अडवाणी की जो रैंकिंग हुआ करती थी वो 600, 650 हुआ करती थी, एक आंकड़ा है कुछ, और आज की तारीख में 2 हफ्ते पहले तक वो नंबर 2 पे आ गए थे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन में। तो गौतम अडानी का ग्राफ बड़ा है 13-14 से लेकर आज 22-23 में आते आते। ये क्या बीजेपी की मदद से बढ़ा है? कई बार लगता है हाँ, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो अडानी की फर्म को मिले, अडानी को उसका मिलता हुआ दिखाई देता है और बड़े बड़े उद्योगपति भी इस ओर इशारा करते हैं। पर यह बात भी सच्चाई है कि अडानी ने हर्षद मेहता वाला काम नहीं किया है कि आप हवा हवाई हैं, कि आपने केवल शेयर में पैसा लगाया और शेयर के दाम इन्फ्लेट किया, अपना पैसा निकाला और शेयर मार्केट जब गिर गया पैसा निकालने से तो सब आम आदमी का पैसा डूब गया। अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अडानी के जो काम हुए वो पोर्ट बना है, दिखता है, अडानी के एयरपोर्ट बने हैं तो दिखते हैं, अडानी के पावर स्टेशन तो दिखते हैं, अडानी अगर एप्पल के ऑर्चिड खरीद रहा है हिमाचल प्रदेश में तो दिखते हैं। रियल बिजनेस में है, रियल बिजनेस मतलब वो टेंजिबल है, कागज पे नहीं दिखता है, हवाई हवाई वो टेंजिबल है, दिखते हैं। अगर मान लीजिए अडानी ने देश की खजाने को चूना लगाया है तो सरकार को उन तमाम एसेट्स को अपने कब्जे में ले सकती है और उसके जरिए रिकवरी की जा सकती है। ये नीरव मोदी वाला मामला नहीं है, ये मेहुल चौकसी वाला मामला नहीं है, ये अलग मामला है। सरकार जैसे फॉर एग्जांपल विजय माल्या, किंगफिशर की प्रॉपर्टी बेची ना सरकार ने, उसके जरिए पैसा कमाने की कोशिश कर रही है ना, जो नुकसान हुआ, ताकि जो पैसा बकाया था वसूला जा सके। तो वैसी चीजें अडानी के साथ भी हो सकती हैं, पर ये तभी साफ होगा प्रवीण जब जांच होगी, जब मेरा कहना है कि सेबी की भी जांच होनी चाहिए और ये जो ग्रोथ हुई अडानी के शेयर्स की, इसके बारे में भी क्लैरिटी सामने आनी चाहिए, क्योंकि अडानी ने जो पक्ष अपना सामने रखा उसके बाद भी शेयर मार्केट में उनका शेयर गिरा है।
आज भी जो मैं लास्ट देख रहा था उनके ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो रेड में दिखाई दे रहे थे। मुझे नहीं पता ताज़ा स्टेटस क्या रहा, लेकिन ये तो कुल मिलाकर ये मुद्दा आपको लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो अभी लास्ट करेगा, या 2024 और 2023 के जो विधानसभा चुनाव है उसमें, और 2024 में जो लोकसभा चुनाव, उसमें ये मुद्दा आप मानते हैं कि एक बड़ा मुद्दा रहेगा? विपक्ष बनाने की पूरी कोशिश करेगा, पर विपक्ष को इस बात का जवाब भी देना होगा कि अडानी के तमाम काम आपके स्टेट में क्यों चल रहे हैं, केरल में क्यों चल रहे हैं, राजस्थान में क्यों चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में क्यों चल रहे हैं। सुमित जी, इमेज पर तो असर पड़ता है, आपको लगता है जनता को इससे बहुत सरोकार होता है कि अदानी को कितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की इमेज के ऊपर तो हमला किया जा सकता है, लेकिन क्या जनता के बीच में कोई इंपैक्ट डालते हैं इस तरह के मुद्दे? वही ना, जनता के मन में मोदी की छवि इतनी ज्यादा बड़ी हुई है। आज मैंने फिर से दोहरा रहा हूं अपने आप को, आज की तारीख में सबसे पॉपुलर नेता अपने देश के, और अपने देश के दुनिया के पॉपुलर नेताओं में से एक हो चुके नरेंद्र मोदी आज की तारीख में। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी को करप्ट घोषित कराइए, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाइए कि ये आदमी किसी की सुनता नहीं है। तो वही कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष कर रहा है। एक दो चीजें, ये 24 तक कितना रहेगा आई डाउट, क्योंकि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से लाख गुना बड़े और पॉपुलर और अनुभवी पॉलिटिशियन। मैं जो कहना चाह रहा था कि ये राहुल गांधी जो है क्या पीएम मोदी के समकक्ष या सामने खड़े हो पाएंगे, और क्या वो अपने चेहरे को उतना बड़ा बनाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, दो चीजें हैं कि इधर डिफेम करना है लेकिन खुद के चेहरे को उतना मजबूत भी बनाना है। तो ये जो तेवर हैं, ये जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये क्या सोची समझी रणनीति है, एक मजबूरी है, या स्ट्रैटेजिकली अब राहुल गांधी को इसी तरह से पोज किया जा रहा है कि ये भी लगभग वैसा ही चेहरा है जैसे प्रधानमंत्री मोदी? देखिए, बड़ा आसान होता है, जो आदमी ऊपर खड़ा हो उसको आप गाली देना शुरू कर दो तो आपको लगता है कि आप उसके बराबरी पे आ गए, पर जनता क्या आपको उसकी बराबरी पे रख रही है? अगर ये पब्लिक तय करेगी, ये वोटर तय करेगा कि राहुल गांधी क्या नरेंद्र मोदी के समकक्ष आ गए हैं अभी की वक्त में। जैसे उन्होंने, आपने कहा 5-6 महीने की यात्रा निकाली, 3,500-4 हज़ार किलोमीटर चले भारत जोड़ो यात्रा में, क्या इसने उनको राहुल गांधी को मोदी के बराबर ला दिया? नहीं लाया, बिल्कुल नहीं लाया। कोई भी आप रिसेंट जो सर्वेज हुए हैं 26 जनवरी पर 1 या 2 कंपनी के पॉपुलैरिटी लेवल में, उसमें राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर गया है, पर मोदी के बराबर नहीं आ पाया। अभी भी बहुत डिफरेंट है, अभी भी बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो राहुल गांधी का प्रयास चल रहा है, और ये प्रयास लगातार कंसिस्टेंटली उनको करना पड़ेगा अगले 1.25 महीने तक, 1.25 साल तक, तब जाकर वो जनता तय कर पाएगी अप्रैल मई 2024 में कि वो उनके बराबरी पर आए कि नहीं आए। अब राहुल ने अपनी छवि को बदलने का जो प्रयास शुरू किया है, आपको लगता है कि उन प्रयासों में सिर्फ ये मुद्दे काम आएंगे, या वो इसके अलावा कुछ और प्रयास कर सकते हैं, और कितने कामयाब अभी तक आपको दिख रहे हैं? ये एक बात हुई कि आप कोई भी आदमी जो ऊपर खड़ा हुआ है, बड़े कद का है, उसको आसानी से गाली बक सकते हैं, लेकिन फिर भी राहुल गांधी अपने ऊपर जो काम कर रहे हैं उसमें कितने कामयाब हैं? देखिए, राहुल गांधी ने, मैंने जैसे शुरू में कहा कि उनका हौसला बढ़ा हुआ है, उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वो कम से कम इस मिथ से निकल गए हैं, इस धारणा को तोड़ने में कामयाब हुए कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, कि वो टाइम पास करने पॉलिटिक्स करते हैं। लगातार 5-6 महीने तक ट्रैवल करना, इस 5-6 महीने में कोई ब्रेक नहीं लेना, जैसे कि उनकी आदत रही है, छुट्टी पर चले जाते हैं, और बीजेपी कहती रही है कि ये नॉन सीरियस है। तो राहुल गांधी की अपनी छवि तो सुधरी है, पर क्या इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा? मुझे अभी भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, ये कहना आज की तारीख में इस वक्त बहुत जल्दबाजी है। राहुल गांधी अपने वर्कर के लिए, अपने काडर के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर कद्दावर हो गए होंगे, जरूर उनका प्रोफाइल बड़ा होगा, पर जनता के लिए बड़ा है, देश की जनता के लिए। क्या वो बीजेपी के पास जो 45% वोट गया है उसका 10% तोड़ के ला सकते हैं? ये सवाल है, ये बड़ा सवाल है। तो अब एक इंपॉर्टेंट बात, हल्का फुल्का आपने शुरुआत में इसका जिक्र कर दिया था, विपक्ष के लिए कितनी बड़ी उम्मीद राहुल गांधी बनते दिखाई दे रहे हैं? आपको लगता है कि विपक्ष उनमें कोई संभावना तलाश सकता है? और क्या कांग्रेस तो निश्चित तौर पर ये विपक्षी एकता कह लें या जो भी कह लें, यूपीए तो देखा हमने, सोनिया गांधी जो है वो सक्सेसफुल रही, और सोनिया गांधी जो कि बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल थी, एक समय वो पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहती थी, मजबूरी में आई, लेकिन यूपीए 1, यूपीए 2 बहुत ही सक्सेसफुल उनका समय रहा। आपको लगता है कि यूपीए 3 या यूपीए का कोई प्रयोग जो है वो राहुल गांधी कर पाएंगे, या विपक्ष के कुछ एक खेमे को तो कम से कम साथ ला पाएंगे? आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर से शुरू करता हूँ आपके सवाल का जवाब। अगर राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी पार्टी के अंदर है, तो क्यों नहीं अशोक गहलोत ने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, अध्यक्ष पद बन गए? क्यों रिबेल कर गए थे और मल्लिकार्जुन खड़गे को एन मौके पे कांग्रेस पार्टी को अध्यक्ष की कमान देनी पड़ी? क्यों राहुल गांधी अभी तक अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट का मामला सुलझा नहीं पाए? जी। क्यों राहुल गांधी महाराष्ट्र में थोराट साहब के खिलाफ
बगावत शुरू हो गई है। बीते 3 दिनों से मैं रोज अखबारों में पढ़ रहा हूं, क्यों राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के इस डिफरेंसेस को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो राहुल गांधी को यह भी अभी बताना पड़ेगा प्रवीण कि वो टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच छत्तीसगढ़ में जो बवाल चल रहा है वो क्यों नहीं सुलझा पाए। आप पहले अपनी पार्टी के तो नेता बनिए, आप पहले अपनी अभी भी देखिए, अब उनका प्लीनरी सेशन आने वाला है और सुना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की नई टीम होगी, CWC के लिए चुनाव होगा। आज हम मेरे ख्याल से फरवरी की 26-27 तारीख को रायपुर में सेशन होना है। अभी तक तय नहीं है कि कौन कौन लोग होंगे, चुनाव होगा कि नहीं होगा, या ऊपर से अपॉइंट कर दिए जाएंगे। तो बड़ी राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर ना लगातार सवाल खड़े हैं। आपने सोनिया गांधी का नाम लिया था, सोनिया गांधी के साथ प्लस पॉइंट क्या था ना प्रवीण, ये हमको समझना चाहिए, क्योंकि मैं उस वक्त कांग्रेस पार्टी कवर कर रहा था। पहली बात महिला थी, दूसरी बात विधवा थी, तीसरी बात अप्रोचेबल थी। उनके अंदर स्टिफनेस नहीं थी, उनके अंदर यह नहीं था कि मैं इससे नहीं मिलूंगी। आप याद करिए 2004 के चुनाव के पहले के 6 महीने सोनिया गांधी अपने घर से निकलकर पैदल रामविलास पासवान के घर चली जाती हैं। सोनिया गांधी मायावती के घर उनके जन्मदिन पे 15 जनवरी को गुलदस्ता देने पहुंच जाती हैं। तो जो काम दिसंबर जनवरी में शुरू किया उसका फल उनको मई में आके मिला। राहुल गांधी ने ये काम नहीं किया है। राहुल गांधी शरद पवार से आगे बढ़कर नहीं मिलते हैं, नीतीश कुमार को सम्मानी नज़र से बात नहीं करते हैं, ममता बनर्जी के लिए उनके मन में कितना सम्मान है लोगों को नहीं पता है। पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है। आपको पब्लिक परसेप्शन में इमेज बनानी पड़ेगी कि अपने वरिष्ठों का आप सम्मान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी सम्मान नहीं करते हैं, राहुल गांधी सम्मान करते होंगे, पर जनता के अंदर ये भाव पैदा होना चाहिए कि आप सम्मान करते हैं। तो उसके लिए आपको वैसी इमेज बनानी पड़ेगी, आपको पब्लिक में आना पड़ेगा, उन लोगों के सम्मान में खड़े होते हुए, पैर छूते हुए, झुक के सलाम करते हुए ऐसी तस्वीरें वायरल करानी होंगी। नहीं तो राहुल गांधी, पर ये पूरा भारत जोड़ो यात्रा इसी का प्रयास था। वो तो अपनी एक इमेज इसी तरह की कि मैं जनता के बीच हूं, जनता में फकीर की तरह चल रहा हूं, दाढ़ी बढ़ाकर चल रहा हूं जनता के बीच। दाढ़ी और टी शर्ट मामला नहीं है प्रवीण, आप मैं फिर से बोल रहा हूं, ये दाढ़ी और टी शर्ट कोई मामला नहीं है राहुल गांधी का। राहुल गांधी अपनी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने। इसमें फायदा मिला कि नहीं मिला, इसमें कामयाबी हुई? बिल्कुल मिला। राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, राहुल गांधी को आदमी सीरियसली ले रहा है। राहुल गांधी का आज का भाषण वाकई में काबिले तारीफ था, मैं कहीं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर इसका फल उनके फेवर में आएगा 24 मई में, ये मैं कह रहा हूं जल्दबाजी है। मतलब वोटों में तब्दील होगा नहीं होगा, या फटाफट 2 सवाल जो हैं वो आपसे और पूछता हूं, 10 सवाल फिर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये बताइए, ये यात्रा अभी आज भाषण हो गया, यात्रा के बाद अभी पूरब से फिर यात्रा निकालने का वो चल रहा है, पश्चिम से यात्रा निकलेगी, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक को कवर किया जाएगा। आपको क्या लगता है क्या तरीका है? ये यात्रा तो हो गई, पता नहीं इन लोग कांग्रेस ने आकलन किया था नहीं किया था, क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन अब क्या संभावनाएं ढूंढ रहे हैं? और राहुल गांधी के आने वाले 2 साल का आपको क्या लगता है किस तरह के कदम हो सकते हैं? 2 साल नहीं, अब तो 1.25 साल। हाँ, 24 तक हम मई 23 में फरवरी 23 में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को यात्रा करनी पड़ेगी। जैसे आपने कहा कि एक यात्रा पश्चिम से पूरब की ओर भी हो सकती है, वो राहुल गांधी के लिए बहुत ज़रूरी भी है और कांग्रेस पार्टी के काडर को मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस के काडर ने हिम्मत खो दी थी, उनको लगने लगा था कि वो केवल हारी हुई पार्टी है, क्योंकि हर बड़ा नेता कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा होता था अपने अपने सूबे में, वो छोड़कर बीजेपी में चला गया। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे RPN सिंह, जैसे जितिन प्रसाद, बहुत से नाम है। साउथ का अगर नाम लें, खुशबू की बात कर लें आप, बहुत से नेता हैं जो बीजेपी के दामन में जाके बैठ गए हैं और बीजेपी ने उनको बड़ा कईयों को इंपॉर्टेंस दी और कई को नहीं भी दी, उनका इस्तेमाल बीजेपी अपने तरीके से कर रही है। तो राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को जनता की नज़र में, मीडिया की नज़र में, सोशल मीडिया की नज़र में रेलेवेंस बनाने के लिए ऐसी एक्सरसाइजेस करनी पड़ेंगी। अभी भारत जोड़ो करके आए हैं, अब हाथ से हाथ जोड़ो चल रहा है, उसके बाद अगस्त के महीने में सुन रहे हैं कि वो यात्रा करेंगे पश्चिम से पूरब की। तो ये राहुल गांधी के लिए फायदेमंद चीज़ें हैं। पर मैं फिर वही कह रहा हूँ, अगर उनको विपक्ष का नेता बनना है तो विपक्ष के बड़े नेताओं को साथ मिलना होगा, उनको सम्मान देना होगा। और मैं फिर अपनी एक बात को रिपीट करता हूं, उनको ये अनाउंस करना होगा कि मैं प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं हूं, तभी वो विपक्ष को लामबंद कर सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये थोपती है कि राहुल ही हमारे कांग्रेस अध्यक्ष प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, उन्हीं के आसपास सबको इकट्ठा होना है, तो फिर तार तार है विपक्ष की एकता। पीएम मोदी के सामने कौन फिर? मतलब आपको लगता है कि राहुल भी नहीं है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल तक सीमित है, अरविंद केजरीवाल अपनी कोशिश, ऐसे तो देखा जाए तो सब कहते हैं कि हम हैं, सबके सब चाह रहे हैं कि हम हैं, यहाँ तक कि वो KCR भी कह रहे हैं कि हम हैं, बेशक तेलंगाना की उनकी राजनीति हो, शरद पवार की, अखिलेश यादव की, सबकी इच्छा हो सकती है। तो फिर भी एक सर्वमान्य चेहरा आपको लगता है कि राहुल गांधी से इतर या उनके अलावा कोई और हो सकता है? खुद शरद पवार कह चुके हैं कि अगर कुछ भी ऐसा बनाना है तो कांग्रेस को बीच में रखो।
नहीं, कांग्रेस ही धुरी होगी। कांग्रेस को तो धुरी में तो एक नेता सुमित जी रखना पड़ेगा सामने। और जब सोनिया गांधी ने सबको लेके चली थी तो सोनिया ने कहा ना कि वो एक तो वो सीनियर थी, उनकी उम्र थी 50, 55, 60 साल की, प्लस वो महिला थी, तो उनके लिए लोगों को जोड़ना आसान हो जाता है। राहुल गांधी के साथ क्या है, एक तो वो जूनियर पड़ जाते हैं, शरद पवार जिनकी उम्र 80 साल है, नीतीश कुमार जो 75 साल के आसपास हैं, ममता बनर्जी जो 70 साल के आसपास हैं, उनके सामने किस मुंह से जाएंगे राहुल गांधी। इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल जो कि छोटे से कह लीजिए कि अनुभवी नेता है, कम कांग्रेस के मुकाबले 10 साल की पॉलिटिक्स है, वो भी राहुल गांधी से उम्र में बड़े हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को अपने बड़ों को सम्मान देते हुए दिखना पड़ेगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को जनवरी 2024 आते आते इन तमाम नेताओं को साथ लाने के लिए मोदी के सामने अगर किसी को खड़ा करना चाहते हैं तो एक नेता चुनना होगा। वो नेता शरद पवार हो, ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार हो, मुझे नहीं पता, किसी एक को चुनना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के मुंह से अनाउंसमेंट करवाना चाहिए कि ये नेता है जो हमारा सामूहिक विपक्ष का कैंडिडेट है। आप चेहरा दे दीजिए, उसके बाद अपने अपने सूबे में आप पार्टी चुनाव लड़े, बीजेपी के सामने एक धड़ा लड़े। जैसे पश्चिम बंगाल में है तो ममता लड़ रही है, जैसे यूपी में है तो अखिलेश मायावती मिलकर लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वहीं लड़े जहां पर बीजेपी के साथ, जैसे मध्य प्रदेश, जैसे राजस्थान, जैसे कर्नाटक, जहां पर कांग्रेस पार्टी का अपना से है, तो आप मजबूती से बीजेपी को चुनाव में टक्कर दे सकते हैं। मोदी को हराना पर्पस है या अपनी सरकार बनाना पर्पस है, ये दोनों बातों में अंतर है और ये पहले विपक्ष को तय करना होगा। कुल मिला के एक लाइन में आप ये कह रहे हैं कि अदर देन राहुल कोई चेहरा होना चाहिए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? या राहुल? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी को अपने मुंह से कहना चाहिए कि मैं नेता नहीं हूं, प्रवीण तिवारी नेता है, नीतीश कुमार नेता है, XYZ नेता है, पर मैं नेता नहीं। और वो उस नेता की एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए बाकी धड़ों के बीच में। और बाकी जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ममता बनर्जी या टीएमसी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि चुनाव के बाद के समीकरण क्या होते हैं, पहले अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ा जाए, जो जहां पर मजबूत है वहां पर बीजेपी को टक्कर दे, और उसके बाद में परिणामों के बाद में देखा जाएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनता है, नहीं बनता है। बहरहाल आपकी राय भी बड़ी मायने रखती है, आप अपनी राय जरूर रखें। आपको क्या लगता है पीएम मोदी के सामने कौन एक बड़ा चेहरा बन सकता है, ये जरूर आप लिखें। दूसरा, क्या आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी के तेवरों को बदल दिया है, और राहुल गांधी का आज का भाषण आपको कैसा लगा? ये सारे कमेंट्स आप करेंगे तो इस पर एक और रिपोर्ट बनाई जा सकती है या इस पर कुछ और एनालिसिस आपके सामने रखी जा सकती है। सुमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का धन्यवाद, हमारे साथ बने रहें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।